अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। मुल्क में जो सियासी हवालों से मामलात एक टर्मोइल की सी कैफियत जो है वो तो बरकरार है हमारा, लेकिन फोकस रहेगा और बिलखुसूस डॉन न्यूज़ के जो तमाम प्रोग्राम्स और ट्रांसमिशंस हैं उनका इन दिनों में फोकस रहेगा मुल्क की मईशत के हवाले से, क्योंकि कल बजट पेश किया जाएगा। लेकिन जो सियासी हालात हैं उसको भी हम क्योंकि पॉलिटिक्स कवर करते हैं तो बहुत अहम है बताना कि एक सियासी जमात जो रातों रात जन्म ली है उसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान और उसको लीड कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो चेहरे हमें पीटीआई के उसमें नजर आए शामिल होते हुए जो चंद दिन पहले तक कहते थे कि सर कलम कर दिया जाए फिर भी कहीं नहीं जाएंगे। तो ये एक सियासी सूरत हाल है जिसका बराह रास्त असर माहिरीन ये कहते हैं कि हमारी मईशत के ऊपर रहा है और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनको इस चैलेंज का भी सामना रहा और उनकी जो कारकर्दगी है आज वो हम उसको जेर बहस लेके आएंगे। अपनी एक साला कारकर्दगी यानी इक्तसादी सर्वे आज वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है उसकी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत तरक्की के अक्सर अहदाफ को हासिल नहीं कर सकी। मुआशी तरक्की की शरह जो है वो 0.29% रही, जबकि हदफ था 5.01 मुकर्रर किया गया था। फिर जो पर कैपिटा इनकम है फी कस आमदन वो $1568 सालाना रही है, जो कि गुज़श्ता साल 1765 थी, यानी इसके अंदर 11% कमी पेश आई है। इसके अलावा हुकूमत मजमूई तौर पर सरमायाकारी, तरसीलात ज़र, ज़राअत, फिशरीज़, जंगलात, सनत समेत कई शोबों में अहदाफ हासिल नहीं कर सकी है। कुछ शोबे जिनके अंदर टारगेट हासिल किए गए हैं उसमें छोटी सनतें हैं, बिजली, गैस, पानी की फराहमी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, तालीम और लाइफ स्टॉक समेत ये जो शोबे हैं इसमें कुछ बेहतर कारकर्दगी रही है। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू आज आपने सुनी होगी, तफसीली तौर पर उन्होंने बातचीत की। अक्सर शोबों में जो नाकामी है उसका मलबा उन्होंने एज़ यूजुअल साबिका हुकूमत के ऊपर भी डाला। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एक बड़ी वजह साबिका हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी वो रही है, एक ट्रस्ट का फुकदान जो पैदा हो गया वो रहा है, और फिर कहते हैं कि हमें लोगों की तरफ से रोकने की कोशिश की गई। उनका इशारा साबिका हुकूमत की तरफ ही था, उनकी सियासत की तरफ ही था। कहते हैं यहाँ तक प्रोपेगेंडा किया गया कि मुल्क दिवालिया होने वाला है, लेकिन हमने इन तमाम जो मुश्किलात हैं उनके बावजूद, ये अल्फाज वज़ीर ख़जाना के हैं, वो ये कहते हैं कि गिरावट को हमने रोक दिया है, अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ मामलात को लेके जाएंगे। ये हमारा बिलखुसूस आज एक मौजू रहेगा। फिर जो है उन्होंने इजहार किया कि 2013 के अंदर हमने 3 ईज़ थे जिसके ऊपर हमने काम किया था, लेकिन अब हमारे पास 5 ईज़ हैं। इसको एक्सप्लेन वो ये करते हैं कि एक्सपोर्ट हो गया, इक्विटी, एम्पावरमेंट, एनर्जी और एनवायरनमेंट को हमने अपने टारगेट के तौर के ऊपर रखा हुआ है। और साथ ही चार्टर ऑफ इकोनॉमी की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद हम चाहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम किया जाए। तो ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ इन तमाम इशूज़ के हवाले से सामने आया है। अब हुकूमत जो कल नए साल का बजट पेश करेगी उस हवाले से कुछ जो ज़राए बताते हैं वो आपको क्विकली बताएं। इसका हदफ रखा गया है 14,500 अरब, कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7,300 अरब, जबकि दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए होंगे। एक और अहम चीज़ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके लिए 430 अरब रुपए की तजवीज़ है। और फिर IMF की तरफ से ये अगले माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का जो हदफ है उसमें 9,200 अरब रुपए रखने के ऊपर वो राज़ी हुए हैं, और ये रखा गया पिछली बार से ये कम है। ये सारी चीज़ें हैं। और क्विकली मैं एक और हवाला देना चाहती हूँ, ये टैक्सेस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो बैनुल अक़वामी रिसर्च का इदारा है इप्सॉस, हर साल हम उसको कोट करते हैं, उनकी जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में सालाना 956 अरब रुपए का जो टैक्स है वो चोरी होता है। और ये रिपोर्ट सिर्फ जो उनकी है, ये अहम बात है नोट करने के लिए कि सिर्फ 6 शोबों के हवाले से है और इतनी बड़ी वो रकम बताते हैं जो कि वो कहते हैं कि इसकी टैक्स चोरी होती है। रियल एस्टेट, सिगरेट इंडस्ट्री, चाय इंडस्ट्री, दवाओं में, टायर्स और ऑयल सेक्टर जो है, ये सिर्फ इसका हवाला वो दे रहे हैं। तो फिर अब अगर बाकी शोबों का क्या हाल होगा, इस हवाले से जो अहदाफ हुकूमत ने सेट किए हैं किस हद तक उनको पूरा कर सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए जो पैनल हमने तरतीब दिया वो एक्सपर्ट पैनल है और इन मामलात के ऊपर गहरी नज़र भी रखते हैं और हमारी रहनुमाई भी फरमाते रहते हैं। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, सालाना जब भी बजट का मामला होता है इकॉनमी का, तो हम इनको जहमत देते हैं प्रोग्राम में आने की। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, इकॉनमिस्ट हैं। शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR, हमारे साथ खुरम शहजाद साहब भी मौजूद हैं और आपसे हमारा बहुत सारा इंटरेक्शन रहता है, माहिर मुआशियात हैं आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं शब्बर साहब में आपसे आगाज़ करती हूँ।
ये जानना चाहेंगे कि ये जो अहदाफ हैं कुछ तो पूरे हुए, कुछ डार साहब मुख्तलिफ वजूहात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे। एक उन्होंने ये भी वजह बताई कि हम महदूद वक्त के लिए आए थे लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप एक 5 साल टर्म के साथ हुकूमत में नहीं आते लेकिन फिर भी इकदाम किए जाएं। किस हद तक आप समझते हैं कि उनकी जो गुफ्तगू थी वो आपके लिए काबिल यकीन थी? कितनी मिथ्स थी और कितनी रियलिटी थी आज की उनकी इस गुफ्तगू में? ये मेरी बात सुने, मैं उनके बयानात के बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता, ठीक है? मैं सवाल चेंज कर लेती हूँ अगर आप इजाजत दें। नहीं, मेरी बात सुनो सब, मेरी बात सुनो। जी। मैं उनके बयान के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो किताबों में लिखा हुआ है। आप बयान में कुछ भी कहते रहे, जो किताब में लिखा है उसकी बात करें। और मैं आपको भी ये एडवाइस करता हूँ कि आप उनकी बात क्यों करती है, आप ये कहें कि ये किताब में ये लिखा है। आप जाके ज़्यादा बात करती है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा। आप जो किताब में लिखा है, जो हकीकत है उसकी बात करें ना। अच्छा, मैं उस ज़ैदी साहब, हम आपके साथ फोकस तो टैक्स पे रखना चाहते हैं लेकिन आप जरूर इसका मवाजना कीजिए। जी जरूर सर। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों का तरीका होता है कि आप ज्यादा सियासी बातें नाम ले लेके गुफ्तगू करती है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं निकलवाना चाहती। इट इज टोटली एंटायरली सर, हम एक मुल्क की मईशत के ऊपर ही बात करेंगे। सियासी बयान आपसे मैं नहीं लेना चाहती। प्लीज गो अहेड। मेरी बात सुने, मीडिया को भी अब एक सिविलाइज तरीके से बात करनी आनी चाहिए, सीखना चाहिए कि आप मिनिस्टर की बातों को ध्यान दे रही हैं या इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान दे रही हैं, ठीक है ना? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर बात करें, उसकी फिगर देखें और फिर हमसे बात करें। अब मैं उस पर आता हूँ। बात ये है इब्सा कि शायद पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये बदतरीन इकोनॉमिक सर्वे है। इससे ज्यादा खराब पाकिस्तान की मईशबाशी पोजीशन कभी मैंने अपनी जिंदगी में, कम से कम 40 साल से मैं डील कर रहा हूँ, कभी नहीं देखी। मैं इसमें किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, और मैं फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात करना पसंद नहीं करता, और खास तौर पे किसी शख्सियत के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। ये मेरी शान के खिलाफ है, ठीक है? तो मैं ये अर्ज कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ कि ये जो आपके सामने इस वक्त, ये जो आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे रखा हुआ है, इसको किसी भी मुल्क के, अगर किसी भी मुल्क के कंपैरेटिव में देखें तो इससे बदतरीन इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं हो सकती। अच्छा, ये किसी पे तंज नहीं है, ना ये किसी के ऊपर एतराज है, ये एक सिंपल रियलिटी है और हमें इसको एज अ रियलिटी लेना चाहिए। मगर और इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम इस तरह की जब इकोनॉमिक सिचुएशन में होते हैं तो हमें जरा बाकी चीजों पे सर झुकाकर और जरा हम्बली बात करनी चाहिए। तो हमारा मसला ये है कि हम इन चीजों को नहीं देख रहे। देखो, अगर इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को आप देखो तो पाकिस्तान की आबादी 2% के हिसाब से बढ़ रही है, और शायद दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसकी ग्रोथ रेट 1% से कम हो चुकी है। अच्छा, अब इसमें इसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। इसकी बड़ी वाज़ेह वो ये वजह ये है कि आप एक IMF प्रोग्राम के साथ चल रहे थे और IMF प्रोग्राम में आप लेके चलते रहे। 6 महीने पहले आपने बिला वजह का एक डेडलॉक किया, और डेडलॉक करने के बाद आपने सीना तान लिया कि जी हम ये पैसे लाएंगे, वहां से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। आज भी एस्टर पीरियड ने बयान दिया है कि हमें 6 बिलियन का कमिटमेंट नहीं मिल सका, ठीक है? तो वो ये कह रहे हैं IMF वाले, उस 6 महीने के बाद से आप मुस्तकिल अनसर्टेनिटी के बेसिस पे चले गए हैं। पाकिस्तान का इस वक्त बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान की माशी हालत के ऊपर से पाकिस्तानियों का और बाहर वाले इन्वेस्टर का और वो लोग जो हमें लोन दे सकते हैं, उन लोगों का एतमाद उठ चुका है। ये बात हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये बात इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। जब हम इसको कबूल कर लेंगे तो हम आगे पॉजिटिव बात करेंगे। पहले अब ये एक्सेप्ट करें कि इस वक्त डिस्काउंट रेट आपका क्या है। अगर आप बॉन्ड इशू करेंगे मार्केट में, तकरीबन 0% पे चले गए हैं आप। तो अब सवाल ये है कि इस मुसीबत से, इस परेशानी से कैसे निकला जाएगा पाकिस्तान में। ये अगला साल जो आने वाला है वो पाकिस्तान का पहला साल होगा तारीख में जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगी वो ज्यादा होगी फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो बचेंगे उनके पास से।
तो ऐसे तरीके से ये मुल्क नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, अब ये जो किसी पर्टिकुलर आदमी की बात करें, इसकी बात करें, ये इररेलेवेंट है, ये सब इररेलेवेंट बातें हैं। मेरा इस वक्त मकसद कहने का ये है कि रियासत जो है, रियासत, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, the economy of the state of Pakistan cannot be run in the present frame of affairs। अगर आपने इस रियासत को बाकी रखना, अच्छा अब आप कहते हैं ना कि तबाही आ जाएगी, मैं पूछता हूं कि तबाही का इंडिकेटर क्या है? क्या आज तबाही नहीं है? क्या 40% की महंगाई और रोजगार नहीं होना, क्या ये तबाही नहीं है? क्या ये बात तबाही नहीं है कि आप इनफॉर्मल तरीके से एलसीओ को रोक रहे हैं? तबाही का मतलब क्या है? तो मैं सिर्फ गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूं कि आप प्रोग्राम करें तो कंस्ट्रक्टिवली करें और ये बात करें कि आज हमारी सिचुएशन क्या है, पहले उसका फ्रेमवर्क डिसाइड करें और फिर उसके आगे चलें कि अब सही कैसे करें। मैं सर जरूर मैं चाहूंगी मैं बुखारी साहब की तरफ जाऊं, थोड़ा रिफ्यूज हासिल करने की कोशिश करूं। और बुखारी साहब मेरी ये भी, अगर आप भी मुझे डांट ना दें इस बात के ऊपर, क्योंकि बयानात का बहुत असर रहा वजीर खजाना के। हमें याद है उन्होंने एक टॉक शो के अंदर ही कह दिया आई डोंट केयर अबाउट IMF, हर कोशिश ये भी कह दिया जी एब्सोल्युटली, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन उसके बाद फिर हम प्लान बी की भी बात की। लेकिन मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाह रही हूँ, जो अभी हम देख रहे हैं कि आदाब सेट किए जा रहे हैं आगे के लिए, और जो अभी इकोनॉमिक सर्वे सामने आया, आपका बेसिकली इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज की एक खबर जो कि शायद आपकी नज़र से गुजरी हो या ना गुजरी हो, लेकिन आज पहली दफ़ा स्टेट बैंक के रिजर्व्स, जो सरकारी रिजर्व्स हैं, वो 4 अरब डॉलर से कम हो गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आई है। ये एक साइकोलॉजिकल बेंचमार्क है और जून में अभी और भी अदायगियाँ हैं। उम्मीद है कि चाइना से 2.3 अरब डॉलर के जो लोन्स हैं वो रोल ओवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक फ़र्क है और शायद आखिर में फ़र्क कोई 1 अरब डॉलर का रह जाए। तो डर ये है कि रुपए पे प्रेशर आएगा। दूसरी तरफ जो आपने डार साहब की बात की, और मेरा मकसद बिल्कुल आपको डांटना नहीं है मैं तो ज़ाहिर साहब की बात कर रही थी जी, वो ये है कि देखें, आधा सच, मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा सच बहुत गलत बात होती है, क्योंकि आप आधा सच बोलते हैं तो जो आपके मतलब का सच नहीं होता वो आप छुपा देते हैं। ये तबाही डार साहब ने पिछली हुकूमत से इनहेरिट नहीं की थी। बीच में एक साहब आए थे, मिफ्ता इस्माइल, जिन्होंने आगे 6 महीने तक इस मईशत को चलाने की कोशिश की, जिन्होंने IMF के साथ ताल्लुकात बहाल किए, एक रास्ता दिखाया। उनके टेन्योर में 1 अरब डॉलर आज भी उनका यही स्टेटमेंट है कि उस वक्त अगर हो जाता मुआहिदा तो आज ये हालात ना जी जी वो, लेकिन ये कि मिफ्ता इस्माइल ने तो आज वो आके बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की थी। फिर ख़ानदानी मामलात में आप क्या कहूँ, उनको बीच में लाया गया और रातों रात उन्हें बदल दिया गया, और उसका नतीजा ये है कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने आके कहा कि आई डोंट केयर अबाउट द IMF, आई विल नॉट प्लीड। अब वज़ीर आज़म ख़ुद 2 दफ़ा IMF मैनेजिंग डायरेक्टर को अप्रोच कर चुके हैं कि आप हमारा कुछ करें। तो ये प्लीड नहीं है, प्लीड करना नहीं है तो क्या है? पाकिस्तान की बहुत नाजुक सूरत हाल है, और पाकिस्तानी मईशत को जिस तरह डार साहब ने कई महीने से चलाने की कोशिश की है, पब्लिक में आके लड़ाई बढ़ाई करके, इस तरह ये काम नहीं हो सकता। एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है, और जितना जल्दी आप IMF फंडिंग को रिस्टोर करें उतना बेहतर है, ताकि आपको और लोगों का भी, और जो डोनर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बहाल हो। अगले 3 साल में पाकिस्तान को 76 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है। ये किस तरह होंगे, जो कि मौजूदा मईशत की सूरत हाल है। अगले 1 साल में, जो 1 जुलाई से माली साल शुरू हो रहा है, 25 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम पाकिस्तान को देनी है, जो कि अलावा है करंट अकाउंट डेफिसिट के। ये आप किस तरह करेंगे अगर बेयकीनी की यही कैफियत चलती रही और मईशत के यही हालात रहे? अब आप नंबर्स पे देखें, ये इकनॉमिक सर्वे मेरे पास पड़ा हुआ है, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, जो ओवरऑल नंबर्स हैं, कि ज़राअत एक शोबा है जहाँ पे 1.5% से थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। बिल्कुल। बाकी इंडस्ट्री आपकी बहुत बुरे हालात में, तकरीबन 3% इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई है, और मजमूई तौर पे भी आपकी ग्रोथ रेट जो है वो कम हुई है। सरकारी आदाद शुमार एक तरफ, लेकिन जो दूसरे जो कई माहिरीन हैं वो कहते हैं कि असल में सूरत हाल उससे बहुत ख़राब है बनिस्बत उसके जो सरकार दिखा रही है। लेकिन हमें मजमूई तौर पे जो मामला है वो ये है कि हमें किसी रास्ते का तयन करना है कि हम पाकिस्तान बेहतरी की तरफ से कैसे लेके जाएंगे।
और ये जो डार साहब का बदकिस्मती से कई महीने का रिकॉर्ड रहा है, उनके बस की बात नहीं है, बज़ाहिर यही लगता है। अब आज ये इकनॉमिक सर्वे जिस वक्त हुआ है तो आपको जो सेक्रेटेरिएट के बाहर के जो हालात थे वो देखने चाहिए थे। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में गवर्नमेंट वर्कर्स क्लर्क्स वगैरह मौजूद थे, और वहाँ पे मैंने खुद प्लेकार्ड देखे कि हमारी आमदन, हमारी तनख्वाहें 100% बढ़ाई जाएं, यानी दुगनी की जाएं। क्या डार साहब के पास इसका कोई जवाब है? सर, जो आपने बात की है डायरेक्शन आगे क्या होगी, इसको मैं थीम रखूंगी प्रोग्राम का। आगे चल के मैं एक तो तारिक यूसुफ साहब को भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। आप सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, आपको भी वेलकम। खुर्रम शहजाद साहब, सर आपकी तरफ आऊंगी। जो यहाँ पर शबर जैदी साहब ने भी बात की है, आप इस बात से इतफाक करते हैं? इकोनॉमिस्ट ये तो बात कह रहे थे कि ये 71 के बाद सबसे ट्रिकी हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, एक बजट के लिहाज से ये बहुत ट्रिकी होगा, हर तौर पर देखना होगा, क्योंकि हमारी जो सियासी सूरत हाल भी रही। लेकिन ये बदतरीन इकोनॉमिक सर्वे था जो शबर जैदी साहब ने बात की, इससे क्या आप इत्तेफाक करते हैं? एंड देन अगेन आई हैव टू ब्रिंग यू टू व्हाट इसहाक डार साहब सेड कि ये जवाब जो वो दे रहे हैं उनकी तरफ से वो काफ़ी है, या IMF प्रोग्राम रिस्टोर ना करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आनी चाहिए, और आज इसका जवाब भी उनको देना चाहिए था? जी थैंक यू अफसा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो इकोनॉमिक सर्वे की बात है वो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। डेफिनेटली नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स के नंबर्स वर्स हैं, और आप ये देखें कि जो GDP ग्रोथ है 0.29%, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में से 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है, एक इमर्जिंग मार्केट, एक फ्रंटियर मार्केट की जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, वो तीसरी मरतबा 1% से नीचे गई है। पहली मरतबा जो 1% से नीचे गई थी वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, दुनिया ने रिसेशन देखा, उसमें पाकिस्तान भी 1% से नीचे ग्रोथ दिखाई GDP की। दूसरा कोविड था, कोविड में भी पाकिस्तान ने जो है नेगेटिव ग्रोथ दिखाई, वो शायद फर्स्ट टाइम था। और ये तीसरा इंसिडेंस है जब पाकिस्तान ने जो है वो 1% से नीचे ग्रोथ दिखाई। और इससे बड़ा जो इम्पैक्ट है, जो एक आम आदमी को इम्पैक्ट करता है, वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन पिछले 65 साल का हाईएस्ट हमने अचीव किया है, हाईएस्ट, और ये 38% पे इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है। और जो फूड इन्फ्लेशन है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है एक आम आदमी को, वो तकरीबन 50% पे पहुंच चुकी है। और अभी जो इकोनॉमी हमारी जो थोड़ी बहुत आप देख रहे हैं कि चल रही है, और इस वक्त स्ट्रीट पे अनरेस्ट नहीं है, वो हमारी जो है वो ग्रे इकोनॉमी है, जो कैश इकोनॉमी जिसे कहते हैं, जो स्ट्रीट इकोनॉमी होती है। तो थैंक्स टू कैश इकोनॉमी, स्ट्रीट इकोनॉमी, ऑल्दो हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया, लेकिन वो आज आपकी इकोनॉमी को कुछ सहारा दे रही है। तो एक तो ग्रोथ नीचे जाना और इन्फ्लेशन का ऑल टाइम हाई पे होना, फिर आपकी करेंसी का जो है बहुत वोलेटाइल होना, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है ना आना, या इन्वेस्टर का जो है वो भागना इस मुल्क से। तो ये 3 बड़े जो है वो नंबर्स हमने देखे हैं, जो कि और ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स का, शरह सूद का जो है वो ऑल टाइम हाई पे होना। तो ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जो कि हमने शायद पहले नहीं देखी थी इकोनॉमिकली। तो ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सही है कि ये वर्ष जो है वो साल गया है, बट यहाँ से आगे क्या करना है? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वक्त हमारी डेट का है। सबसे बड़ा गवर्नेंस का अपना मसला है, सिक्योरिटी स्टेट का इशू है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है गवर्नेंस का। गवर्नेंस ना होने की वजह से फिस्कल डेफिसिट, यानी कि आमदन और खर्चों का जो फर्क है, वो हमने आज तक सही मैनेज नहीं किया। जितना टैक्स लेते हैं उसको सही जगह लगाते नहीं, या फिर टैक्स इनफ इकट्ठा नहीं करते, या उनसे नहीं लेते जिनसे लेना चाहिए, और उसको उस जगह नहीं लगाते जहाँ लगाना चाहिए। तो ये जो डिसबैलेंस है, ये बहुत बड़ा गवर्नेंस, फिस्कल प्रूडेंस का एक मसला रहा है, जिसने हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है, यानी कि हम दुनिया के साथ जो ट्रेड करते हैं, उसको भी खराब किया है, इंपोर्ट्स को बढ़ाया है। तो एक और प्रॉब्लम ये रहा है इस गवर्नेंस का, कि जिससे हमने पैसे लिए, यानी कि कर्जा लिया, उसको हमने वापस भी नहीं दिया टाइम पे। और आज ये जो फरहान साहब भी कह रहे थे कि हमने जो है वो $50 अरब कम से कम दे रहे हैं, इस साल तो हमने गुजार लिया जून तक, $50 अरब अगले 2 साल में दे रहे हैं। अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पे काम करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम कर्जा कैसे वापस करेंगे, छोड़ दें सब कुछ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कर्जा कैसे वापस करेंगे। और इससे बड़ा इशू ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है IMF के साथ। करना ये चाहिए कि IMF के साथ बैठ के आप एक प्लान जो है वो डिवाइस करें, और पीछे सारी सबकी कमिटमेंट हो। यहाँ पे डेस्परेट सिचुएशन नीड्स डेस्परेट मेजर्स, यहाँ पे सबको बैठना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक पॉलिटिकल पार्टी बैठे और कहे कि जी मैं कर लूंगी, या दूसरी कहे मैं कर लूंगी। ये नहीं करेंगे आपस में, ये पॉलिटिकली जो है वो इस वक्त जो है बिल्कुल पोलराइज्ड है। हमें बैठना पड़ेगा, किसी एक को लाना पड़ेगा, किसी एक पेज पे, कि आप सब बैठें। IMF जब कमिटमेंट देखेगा ना अफसा के ये सारे पीछे हैं, और अब कोई अपनी कमिटमेंट से नहीं हटेगा, अगर मैं इनके साथ मुआहदा करता हूँ तो वो फिर आएगा। और साथ में आपको लास्ट पॉइंट कहूंगा, डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE, अमेरिका, इन सबको आपको एंगेज करना पड़ेगा। यहाँ आपका इम्तिहान है, इन सबको एंगेज करेंगे तो IMF ऑन बोर्ड आएगा। सिर्फ $6 अरब का मसला नहीं है कि हमें $6 अरब चाहिए तो IMF करे जी आप अपने
बजट हमें अच्छा दे दे तो हम आपको दे देंगे। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा प्लान करना पड़ेगा, तब जाके हम मसलों से निकलेंगे, अदरवाइज मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी। तारिक साहब, एक हमें ये भी तो असरात नज़र आ रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी ये बात कहती है कि जो भी फैसले हुकूमत की तरफ से किए गए उसमें हमें इंगेज नहीं किया गया। सो यहाँ पर हालांकि खुर्रम साहब जो बात कर रहे हैं और बाकी भी इकोनॉमिस्ट और दीगर हवालों से भी मुल्क के अंदर ये बात तो की जाती रही कि मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए, बिलखुसूस इकॉनमी के हवाले से इस मुल्क के अंदर। लेकिन मैं तारिक साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सनती शोबा जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा है। सो कैसा रहा आपके लिए ये रवा माली साल, और अब आगे जो कारोबार यकीनी तौर पे सबका मुतासिर हुआ है, बड़ी वजूहात आप क्या बताएंगे हमें यहाँ पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर बात हो रही है नंबर्स की, जो मोस्ट ऑफ देम जो है वो डिक्लाइनिंग है, रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल्स हैं बहुत सारी केसेस में, चाहे वो शरह नमूद हो, चाहे वो टैक्स रिकवरी हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो। हमें देखना पड़ेगा कि इस सब की वजह क्या है। मेरे ख़्याल में जो सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न है इसका, वो ये कि गुज़िश्ता 8 महीने में पर्टिकुलरली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो शदीद मुतासिर रही हैं। आप याद करें कि हमारे पास नवंबर के महीने से कंटेनर्स स्टक होने शुरू हो गए थे, गुड्स की क्लियरेंस रुक गई थी, पार्टियों को पेमेंट, फॉरेन सप्लायर्स को पेमेंट होने रुक गए थे, एलसीयाँ देनी बंद हो गई थी। तो इसका नतीजा क्या निकला कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो गई। जब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ कम होंगी तो तमाम टारगेट जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। हमने गवर्नमेंट से ही दरख्वास्त की है बारहा कि अब वक्त आ गया है कि हम एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान जो है वो ऑन फ्लोर करें, जिसमें तमाम पार्टियों का अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन से बढ़ के पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा रूट मैप बनाए जिसमें हम उसे एक नाम दे सकें। हमारे यहाँ, हमें याद है, हमारे यहाँ प्रोग्राम होते थे, 5 साला प्रोग्राम, 10 साला प्रोग्राम, और वो एक कंटिन्यूटी के साथ चलते थे। आज हमारे पास अगले महीने का प्रोग्राम नहीं होता। वी आर जस्ट वर्किंग एब्रप्टली। इस बात की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो दी जाए, इंपोर्ट रिप्लेसमेंट की तरफ तवज्जो दी जाए, एक्सपोर्ट्स की डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया जाए। अगर ये जो प्रैक्टिकल मेजर्स हैं, अगर ये अडॉप्ट नहीं किए जाएंगे तो फिर नंबर्स तो चाहे आप कुछ भी बना लें, दैट डजंट मैटर। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम इंपोर्ट रिप्लेसमेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ डूइंग थिंग्स। एक बात मैं आपसे और अर्ज़ करूँ, हमने ये प्रपोज़ किया है कि इस बजट के बाद कम से कम हमें एक थिंक टैंक बनाना चाहिए जहाँ पर हमें टैक्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर लोगों को टैक्स देने की तरफ राग़िब नहीं करेंगे और आम आदमी डायरेक्ट टैक्सेशन के सिस्टम में नहीं आएगा तो फिर ये तरक्की या नंबर्स कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं, बिजली के रेट डबल कर दिए, गाड़ियों के ट्रांसफ़र पर डबल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दिस इज़ नॉट द वे। एक आदमी को रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको सिस्टम में आना चाहिए, उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के पास एक फिगर तो आए। हमारे अगर 3% टैक्स पेयर इस पूरे महासिल का 90% शेयर करते हों तो ये तो सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ टैक्स निज़ाम कैसा है। हमें इसको इंतहाई फ्रेंडली बनाना पड़े। वी हैव टू गो ऑन डिजिटलाइजेशन। आज तो हर चीज़ आपके शनाख्ती कार्ड से लिंक्ड अप है। व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी? नथिंग। मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं, आपने अहम बात की है, अब टैक्सेस की बात करें। मैं शबर ज़ैदी साहब की तरफ ये बात लेके जाऊंगी। ज़ैदी साहब, अब ये आप बताइएगा, 9,200 अरब रुपए रखा गया है हदफ टैक्स वसूलियों का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये कहा जा सकता है कि कुछ कंसेशन मिला है IMF से इस मामले के ऊपर, क्योंकि पिछले साल 9,800 था जो ऑब्वियसली पूरा नहीं हो सका। क्या वजूहात रही आपकी नज़र में इसकी? देखिए, मेरी बात सुने। जब अभी बात की है ना तारिक यूसुफ साहब ने CNIC की, तो मुझे रोना भी आ रहा है और हंसना भी आ रहा है कि जब मैं CNIC लेकर आया था तो सबसे आगे ये चैम्बर वाले थे, ये इनको नहीं कबूल करना था। तो पहले हम ये फैसला कर लें कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। देखो अफसा, बात ये नहीं है, इस वक्त हम आप थोड़ी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। इस वक्त मसला ये नहीं है कि हम तरक्की कैसे करें, इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान जिस तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है उसे रोका कैसे जा सके। आप लोग गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये बात करना कि हम तरक्की कैसे करें, ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट नहीं है। मुझे कोई भी किसी किस्म के इंडिकेटर में कोई भी अनहोनी बात नहीं लगती, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये मैं पिछले 2 साल से बिल्कुल कंस्टेंटली कह रहा हूँ कि ये मुल्क इस तरफ जा रहा है। अब मैं आपको आगे बता सकता हूँ कि आगे कहाँ जाएगा। आप जितनी मर्जी बातें कर लें, जितनी मर्जी प्रपोजल ले लें, देखिए ये जो आप टैक्स की 9,800 या 9,200 की बात कर रही हैं, ये सारी फिगर्स के पीछे कोई ब्रेकअप नहीं होता, क्योंकि मैं तो इसमें खुद गुजर के आया हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें उसकी बुनियादी वजह यह है अफसा कि पाकिस्तान में मईशत के 4 सेक्टर हैं: मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, होलसेल, रिटेल, ट्रेड। अच्छा, चारों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बाय एंड लार्ज बराबर है 25%। जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज है वो तकरीबन टैक्सेस का 95% टैक्स देता है, और जो बाकी जो 2 सेक्टर हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस की बद में टेक्निकली कुछ भी नहीं देते। ठीक है। तो टैक्सेस ये दुकानें देती हैं, ये बाजार देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये लोग शर्म के मारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे आपके। ठीक है ना। तो मगर मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हम जो बातें करते हैं इससे पहले हम अपने गिरेबान में झांकें कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपको गुजारिश ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान एक माशी तौर पर तबाहशुदा मुल्क है। इस मुल्क को अब माशी तबाही से निकालना है। अब आप ये अगर समझते हैं कि वैसे तरक्की करेंगे तो ये अगला स्टेज है जो हो सकता है 5 साल बाद आ जाए। इस वक्त ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, क्योंकि इसका जो डेट की जो सर्विसिंग है वो इसके टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होगी इस साल 7,500 बिलियन, और टोटल रेवेन्यू जो फेडरल गवर्नमेंट का होगा वो 6,000 से कम होगा। तो ऐसे ममालिक जो होते हैं इनको कोई खर्चा नहीं देता, इनके साथ कोई बात नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये जो बार बार सियासी पार्टियां और ये बातें कर रही हैं, ये जो आज माशी पोजीशन है हम उससे आगे गुजर चुके हैं। अब ये चीजें इररिलेवेंट है। अब आपको क्योंकि एक आदमी का 10 किलो का जो आटे का थैला है वो 2,200 रुपए का है, 10 किलो का थैला आटे का, और पाकिस्तान की आम आदमी की तनख्वाह 30,000 से कम है। ठीक है। तो अगर लोग भूखे मर रहे हैं, एक वक्त खाना नहीं खा रहे, तो मुझे शर्म आती है कि मैं यहाँ बैठ के जीडीपी की और एलडीपी की और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करूँ। तो इसलिए मुझे माफ करें और आप इन लोगों से गुफ्तगू करें, मुझे आप एक्सक्यूज कर दें। मैं जहरी साहब बिल्कुल ये आपकी इस बात को इंडोर्स करते हुए एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी। यकीनी तौर पे हम यहाँ पे कर रहे हैं वो किसी आइडियल सूरत हाल के अंदर बैठ के नहीं कर रहे, ये बात नहीं कर रहे कि तरक्की कैसे होगी, लेकिन इंतहाई अबतर जिस सूरत हाल का हम शिकार हैं और किसी एक को उसका जिम्मेदार करार भी नहीं दिया जा सकता यहाँ पर, वो हमारी प्रायोरिटीज़ का मसला है। इससे निकला कैसे जा सकता है? ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करेंगे कि आगे डायरेक्शन हमारी किस तरफ होगी। शबर जहरी साहब शरीक रहे प्रोग्राम में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं, आज इक्तिसादी सर्वे जारी किया गया, कल बजट पेश किया जाएगा, किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। बिलखुसूस मैं खुर्रम साहब आपकी तरफ आऊँगी ये कहते हुए कि मैं क्योंकि ब्रेक से पहले अनाउंस कर चुकी थी, हमारी खुशकिस्मती है कि सैयद शबर जैदी साहब अभी भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और प्रोग्राम के आखिर तक मौजूद रहेंगे। तो उनको जिन्होंने सुनना है वो नाजरीन हमारी इस वक्त देख सकते हैं मजीद प्रोग्राम का हिस्सा। खुर्रम साहब आपकी तरफ सर, यहाँ पर फोकस टैक्स कलेक्शन के हवाले से तो है, लेकिन आप क्योंकि आम आवाम के अंदाज में भी बात करते हैं, आपसे कई दफ़ा हमारा इंटरेक्शन रहता है, अक्सर आपकी तरफ से हमने जिक्र सुना है कि ये जो बड़े अखराजात हैं इनको कम करना है। सो इस तरफ आप किस हद तक फोकस आप देखते हैं हुकूमत का? क्या बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं जिनके ऊपर आप समझते हैं कि हमें कुछ अपनी पॉलिसी तब्दील करने की और उस पर जरा नजरसानी करने की जरूरत है? देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने जो है उठाया है। एक्चुअली प्रॉब्लम है ही एक्सपेंडिचर साइड, टैक्स की साइड का तो है मसला, बट सबसे बड़ा मसला एक्सपेंडिचर साइड का है। क्योंकि एक तरफ से हम टैक्स की जो बात करते हैं कि जी एक आम आदमी टैक्स नहीं देता, मैं समझता हूँ एक आम आदमी टैक्स देता है। ऑफकोर्स डायरेक्ट टैक्सेशन का एक इशू है, लेकिन इनडायरेक्टली हर कोई टैक्स देता है। आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हों, आपके इंटरनेट के बिल्स हों, आपके फ़ोन के बिल्स हों, आपके पानी आप पीते हो खरीद के, उसमें आप टैक्स देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो सब देते हैं, वो पहुंचता नहीं है, वो एक अलग बात है, वो मशीनरी का प्रॉब्लम है, मैकेनिज्म का इशू है, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, उसको ठीक करना पड़ेगा। बट रेस्टोरेंट्स हो गए और स्टोर्स हो गए, हर तरफ से इनडायरेक्ट टैक्स आपको जो है वो कहीं ना कहीं से आ रहा होता है।
तो मेरा पॉइंट ये है कि जो एक्सपेंडिचर साइड है वो देखें आप कितनी कितनी गंभीर है। एक तो आप देखें आपके पास जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं उनका आप देखें 500 से 700 अरब रुपया जो लॉस होता है हर साल का, ये डायरेक्ट लॉस है। इनडायरेक्ट लॉस जो है इनएफिशिएंसी की फॉर्म में और पब्लिक सर्विस ना होने की फॉर्म में वो अलग है, वो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बट 500 से 700 अरब आप यहाँ लूज करते हैं। फिर एनर्जी की जो है वो सर्कुलर डेट में, या एनर्जी को अभी तक आपने किसी तरह हैंडल नहीं किया है। बिजली बना तो लेते हैं, बिजली पहुंचाने का जो निजाम है वो बिल्कुल जो है वो उसका सत्यानाश हो चुका है, पार्डन माय वर्ड्स। और उसके अंदर आप 1 ट्रिलियन रुपया वहां पे आप झोंकते हैं। फिर आपका पेंशन के रिफॉर्म्स आपको चाहिए, 1.3 ट्रिलियन की पेंशन आप देते हैं। एक गवर्नमेंट जो एक ब्यूरो बन चुका है, कोई भी गवर्नमेंट है वो ब्यूरो बन गई है अब जो है नौकरियां देने के लिए, तो नौकरियां तो आप प्राइवेट सेक्टर से दिलवाते हैं, आप बिजनेस में होते नहीं है। बिजनेस के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर आए और अपना रोल प्ले करे और इकोनॉमी को ऊपर लेके जाए। फिर आपके पास जो है एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, रिटेल पे टैक्स नहीं है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि जैसे मैंने कहा कि एनर्जी का इतना बड़ा इशू है, पब्लिक सेक्टर का इतना बड़ा मसला है, फिर आपका पेंशन का प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ आपके सिविलियन रिफॉर्म्स नहीं हुए। आपके पास 5-5.5 मिलियन के लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, वन और दी अदर वे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोविंशियल फेडरल मिला के अगर आप देखें। फिर मैं आता हूँ पीएसडीपी पे, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका वो कितना ज्यादा मिसयूज होता है। आप देखें वो वोट बैंक के लिए यूज होता है। 500 अरब, 1 ट्रिलियन रुपया अभी आप अनाउंस कर रहे हैं, दोबारा से गवर्नमेंट शायद अनाउंस करेगी कल 900 अरब रुपया तो फेडरल होगा। टोटल पीएसडीपी, टोटल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2500 अरब रुपए का होगा। ये कहाँ से पूरा करेंगे? ये दो चीजों के लिए रखा जाता है। एक इसलिए कि वोट बैंक को, इलेक्टेबल्स को दिया जाए कि जी आप आए, आगे वोट है ऑफकोर्स, तो उनके लिए तो बहुत इंकरेजमेंट होती है कि पीएसडीपी जो है रखा जाए। दूसरा इसलिए किया जाता है कि एंड ऑफ द ईयर जब आपके खर्चे और आमदन का फर्क पूरा नहीं होता तो आप यहाँ से काट लेते हैं कि जी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को काट दें और यहाँ से जो अपना खसारा पूरा कर दें और कर्जे लेते रहते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कि कितना बड़ा एरिया है 3-4 ट्रिलियन रुपीज का खर्चों का जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं अफसर, जब आपका डाउनटर्न होता है ना, रिसेशन होता है इकोनॉमी में, तो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते आप। मेरा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझ नहीं आती कि हम टैक्स की फॉर्म में क्यों सोचते हैं। टैक्स इज एक्चुअली अ बाय प्रोडक्ट। जब ग्रोथ होती है तो टैक्स मिलता है, ग्रोथ नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से मिलेगा? तो आप अपने खर्चे कम करते हैं। तो इस वक्त खर्चों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि रेवेन्यूज की तरफ हम जाएं कि जी बहुत ज्यादा हमें रेवेन्यू मिल जाएगा। आईएमएफ को भी समझाने की जरूरत है कि हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है, खर्चों को कम करें, आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होगा। और आपका यही प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, खर्चे कम करना। एक तरफ मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप नल खोल के रखें और बाल्टी में छेद इतने सारे हो तो नल जितना मर्जी आप तेज खोल के रखें, छेद की वजह से बाल्टी कभी नहीं भरेगी। यही हमारे यहाँ मसला है कि हमारे खर्चे इतने ज्यादा हैं कि हम उनको कंट्रोल नहीं करते और एंड ऑफ द डे हम कहते हैं जी टैक्स नहीं मिलता और टैक्स पूरा नहीं होता। बिल्कुल, आपने जैसे कहा ग्रोथ होगी तो टैक्सेस आएंगे। मैं तारिक साहब, जो बात यहाँ पर शबर जैदी साहब पहले कर रहे थे, इस तरफ आपको लेके आना चाहूंगी। सर, ये हमने इप्सॉस का एक सर्वे भी अभी कोट किया अपने इंट्रोडक्शन में, जिसमें इन्होंने ये बात कही है कि सालाना पाकिस्तान के अंदर 956 अरब रुपए टैक्स चोरी होती है। ये जो सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाले बिजनेसेस हैं, रियल इस्टेट का शोबा हो जाए, सिगरेट इंडस्ट्री हो जाए, फार्मा जो दवाओं के हवाले से है, टायर्स, ऑयल सेक्टर, इनके हवाले से सिर्फ कोट किया गया। इन 6 को मद्देनजर रखते हुए अभी बाकी का हाल हमें मालूम नहीं है। जैदी साहब यहाँ पर, शबर जैदी साहब, क्योंकि वो इस पोजीशन के ऊपर रह चुके हैं जहाँ पर वो बात करें तो उसको हम एक बहुत ही जिम्मेदाराना पोजीशन समझें, तो वो ये कहते हैं कि रास्ते में रुकावट भी बनती है सरमायादार इंडस्ट्री। इस पर आप क्या कहेंगे? शबर जैदी साहब का अपना व्यू पॉइंट है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कि इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर है। आप यूटिलिटीज़ में भी देख लें कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिकवरी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अकाउंट में आती हैं, उसका सिस्टम होता है, उसकी बैलेंस शीट होती है। आप अगर खर्चे अपनी यूटिलिटी से ज़्यादा दिखा रहे हैं और अगर आप उसको टैक्स इवेड भी कर रहे हैं, आई थिंक दैट विल नॉट मेक अ प्रॉपर सेंस। ये बहरहाल उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, वो कह सकते हैं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, आप चाहे पावर ले लें चाहे गैस ले लें, इसके अंदर ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, विच इज़ मैटर ऑफ फैक्ट, कि उसके अंदर सबसे कम चोरी जो और रीपेमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। और इसी तरह टैक्स लाइबिलिटीज़ में भी आप देख लें कि जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन है उसको एक तरफ रखें। अब शबर जैदी साहब जो फरमा रहे हैं उसमें जो स्मगलिंग हो रही है, क्या वो फैक्टर भी शामिल है? और दूसरे जो प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं उसकी भी एक सिचुएशन है, उसको भी शामिल करें। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एक्चुअली। आप खाली प्लेनली ये कह देना कि इंडस्ट्रियल बॉडी जो है वो चोरी करती है, मेरा ख्याल है ये जायज़ नहीं है।
मैं शबर ज़ई साहब, अब अगर आप इस बात पे कुछ कहना चाहें। दूसरा ये कि फिर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी जो बात की जाती है, आप तारिक साहब ने जी थोड़ा सा आपने थोड़ा सा मेरे मिस कोट किया मुझे। मैंने कभी नहीं कहा इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैंने कहा कि होलसेल रिटेल ट्रेड जो है वो पाकिस्तान का 25% ऑफ दी GDP है और उसका टैक्स कलेक्शन जो है वो 1% से भी कम है। मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ, मैंने जब चेयरमैन FBR था, सर मैं ID कार्ड वाली बात कर रही थी, इससे वाकिफ है कि मैंने एक सर्वे रिलीज किया था कि लाहौर के तमाम मार्केटों का टैक्स जो है वो कराची की लियाकताबाद से कम है। तो देखिए मेरे से आप ज्यादा नहीं बुलवाएं, क्योंकि मैं इतना सच बोलूंगा कि फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगा आपसे, ठीक है? अच्छा, सर कोई डायरेक्शन की आप बात कर रहे थे, वो उस तरफ तारिक साहब कह रहे हैं ना, तारिक साहब कह रहे हैं, मैं तारिक साहब की इत्तला के लिए अर्ज कर देता हूँ कि पाकिस्तान की 300 कंपनियां हैं जिनमें से 250 मेरी क्लाइंट थी या मेरी क्लाइंट हैं, वो पाकिस्तान के टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का 80% देती हैं। बाकी तमाम लोग मिलके जो देते हैं वो तकरीबन 20% है। और ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल साइकिल टायर में जो चोरी है वो तकरीबन 50% से ऊपर है, बैटरी में चोरी 80% से ऊपर है, जो ये वाइट गुड्स है इसमें चोरी 40% से ऊपर है। ये जो आपका बाकी, तो मैं अगर आप मुझे कहें तो मैं गिनवाता जाऊंगा आपको, तो मैं ये सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि 300 कंपनियां पाकिस्तान की डायरेक्ट टैक्सेस का जो आता है, इनकम टैक्सेस का, वो 80% देती हैं। और वो 300 कंपनियों में से शायद किसी कंपनी को ना खुर्रम साहब डील करते हैं ना दूसरे साहब डील करते हैं। ये मेरे क्लाइंट से मैं बता सकता हूँ कि वो कितना टैक्स देते हैं। तो ये बात कहना कि हर बंदा टैक्स दे रहा है और ये दे रहा है और ये सब बातें इररेलेवेंट है। बात ये है कि हम कोई भी मुल्क तरक्की करता है, जिसका सही कहा यूसुफ साहब ने, कि जब वो डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस देने वाले आप निकाल लें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पोजीशन क्या है। अच्छा, ये बात भी गलत है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर पे टैक्स है, मगर एग्रीकल्चर सूबाई गवर्नमेंट के पास है, वो कलेक्ट नहीं करते, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। तो मेरा मकसद है कि फैक्ट्स वो नहीं है जो हम कह रहे हैं। मगर मैं एक आखिरी बात जो खुर्रम साहब के जवाब में कहना चाहता हूँ, वो सारे खर्चे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सारे खर्चे गलत हैं, इररेलेवेंट हैं, बेकार हैं, नहीं होने चाहिए, मैं मानता हूँ। मगर अब जो मेरे लिए वो सारे खर्चे इसलिए इररेलेवेंट हो गए हैं कि जब मैं 7,500 बिलियन का सूद दे रहा हूँ तो 300-400-500 बिलियन में खैरात देता हूँ उधर, वो मेरे लिए इररेलेवेंट हो गया है। तो अब हमें ये देखना है कि हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारा एक एक्सपेंडिचर है जो है 7,500 बिलियन। हमको ये नहीं बता रहा कि भाई इसका क्या इलाज करें, ये बताएं ना कि 7,500 बिलियन ये तो मुझे लोन का इंटरेस्ट देना है। आज की फिगर जो सर्वे कह रही है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के खर्चाजात 59,000 बिलियन हैं। हम सारे इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हम सारे बैठ के ये नहीं बता पा रहे कि 59,000 बिलियन का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान अगले दिनों में दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। मेरा आंसर है कि वो नहीं दे सकेगा, और नहीं दे सकने का मतलब होता है लोकल डिफॉल्ट की तरफ हमें जाना है। अब आप इसको डिले कर दें, आपकी मर्जी है, आप इसको जल्दी कर लें, आपकी मर्जी है, मगर आप पहले सच बोलें, फैक्ट्स को देखें। मैं एग्री करता हूँ सारे खर्चे गलत है, PHDP भी गलत है, सब गलत है, डिफेंस भी गलत है, मगर 7,500 बिलियन, आप सोचे ना 7,500 बिलियन, ये खर्चा 28 बिलियन था यकीनन कोई 4-5 साल पहले। अब ये 7,500 बिलियन, आज 59,000 बिलियन का डेट है पाकिस्तान का, और वो सारा डेट जो है 85% बैंकों ने उठाया हुआ है। तो पाकिस्तान के बैंक भी बैंकरप्ट हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी बैंकरप्ट है। अहम बात करें सर आप, तो बिल्कुल सर शबर ज़ई साहब इस जी तो मैं आपको कहने की कोशिश, अगर आप मुझे इजाजत दें सर एक ब्रेक की तरह, जी आप कंप्लीट कर लें। जी, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम बुनियादी मसला, जो हमारे 2 बुनियादी मसले हैं, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, और बुनियादी मसला है लोकल और फॉरेन डेट। ये अब बाकी इतने बड़े मसले हो गए हैं कि बाकी मसाइल इसके पीछे दब गए हैं, अब कोई रेलिवेंट ही नहीं है। अब सारी चीजें ठीक सर, आप हो गई है। सर आपने ये 2 बातें जो सामने रखी, इसको तजवीज़ के तौर पे हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सामने रखते हुए इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक की तरफ जाना है। करंट डेफिसिट और लोकल फॉरेन डेट आप बताते हैं, खुर्रम साहब जो हैं वो अखराजात जो हैं उसके लेवल पे वो कहते हैं कि इस काम को देखना होगा कि अखराजात हमारे जो है वो किस तरीके से हम कम कर सकते हैं।
मैं बुखारी साहब आपकी तरफ आती हूँ, इसमें अब आपकी क्या तजवीज़ शामिल होगी? खुरम साहब ने जो बात की है और शबर साहब ने जो बात की है, इसमें आप क्या ऐड करेंगे? अगर हम तजावीज़ की बात करें, सर ब्रेक से पहले ही आपकी तरफ आ रही हूँ। ब्रेक से पहले या ब्रेक के बाद में? नहीं, हमने ब्रेक कैंसिल कर दी क्योंकि हम आपका कमेंट चलिए, बहुत शुक्रिया। खुरम साहब की बात मैं सुन रहा था और मुझे वो वक्त याद आया जब आखिरी दफ़ा आज से 15 साल पहले मैंने डॉन न्यूज़ में बजट के दौरान कुछ प्रोग्राम्स होस्ट किए थे। इन्होंने जो मसाइल का जिक्र किया है वो 15 साल पहले भी हम उनकी बातें कर रहे थे। तो ये जो एक लिस्ट है मसाइल की, ये मसला तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये 15 साल पहले भी यहीं पे इसी स्टूडियो में बैठ के हमारी डिस्कशन हुई थी और उस वक्त भी इस्लाहात की बात हुई थी। देखिए, पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ अगर आपने लेके जाना है, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए आपने बेहतर फैसले करने हैं, तो फिर आप अपना सवाल ये पूछें कि पाकिस्तान की तारीख में कितनी दफ़ा ये तजावीज़ आ चुकी हैं कि मुल्क की इस्लाह किस तरह होगी, मुल्क की मईशत की इस्लाह किस तरह होगी, लेकिन वो होता नहीं। और वो क्यों नहीं होता? वो सवाल मेरे लिए सबसे अहम सवाल है कि इस्लाह क्यों नहीं होती। अगर टैक्स इवेजन है और उसमें बहुत से बासर लोग मुख्तलिफ सेक्टर्स में हैं, ये सिर्फ एग्रीकल्चर का मामला नहीं है, उसमें इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े पैमाने पे चोरी होती है, बिज़नेस में बहुत बड़े पैमाने पे चोरी होती है, तो फिर उसे पकड़ेगा कौन? बहुत मशहूर वाक़या है, अमेरिका का बहुत बड़ा गैंगस्टर था अल कैपोन, उसे आखिर में जब गिरफ़्तार किया गया तो वो टैक्स इवेजन के चार्ज में 1930s में 39 में या 38 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान किया गया था। आपको याद है पाकिस्तान में टैक्स इवेजन के मामले पे कब कोई बड़ी शख्सियत गिरफ्तार हुई? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो नहीं याद, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। और अगर सियासी तौर पे बात करें तो छोटे मोटे मुकदमों में भी गिरफ्तार हो जाते हैं, इसको हमारे सियासी टर्मिनोलॉजीज में भैंस चोरी का मुकदमा कहते हैं, लेकिन इस किस्म के अहम इश्यूज की और जो तबका है, बदकिस्मती से, अफसोस से ये कहना पड़ता है, कल ये फिर होगा। आप जाएं पार्लियामेंट के अंदर तो सागडार साहब तकरीर करेंगे, बाहर की पार्किंग लॉट में देख लें, गाड़ियों की वैल्यू 80 लाख से लेके करोड़ों तक जाती है। आप वहाँ पे ये देख के पूछें कि जो इन गाड़ियों के मालकान हैं, क्या वो वाकई तो उस किस्म की इस्लाह कर सकते हैं जिसमें वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर भी कदगन लगेगी और मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल में लेके जाया जाएगा। आज के हालात में मुझे वो मुमकिन नज़र नहीं आता, बदकिस्मती है। मैं बड़ी ही अफसोस की ये बात है, लेकिन मैं तारिक साहब चाहूँगी एक क्विक कमेंट में फिर हम ये प्रोग्राम क्लोज करेंगे। आप इसके ऊपर कहिएगा सर, ये जो सरमायाकारी है, हमने देखा एक उस लेवल्स के ऊपर भी सफ़र तो किया है कि लोगों ने अपना सरमाया भी मुल्क से बाहर भेजा, अफरादी कुव्वत भी यहाँ से गई, ब्रेन ड्रेन अलग से हुआ, लेकिन अब आप आखिर में एक तजवीज़ के तौर पर क्या रखेंगे ताकि मैं प्रोग्राम को कंक्लूड कर सकूँ? अब सर मेरा एक पॉइंट ले लीजिएगा प्लीज लास्ट में। कन्वीनियंस ऑफ डूइंग जी तारिक साहब जी, मैं चाहूँगा जरूर तारिक साहब आप पहले। सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें कन्वीनियंस ऑफ डूइंग थिंग्स की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, हमें पावर प्राइसेस की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी कॉस्ट की तरफ देखना पड़ेगा, हमें लेबर लॉस की सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें वो तमाम स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देखिए मेरी बात सुने, बजट क्या है? बजट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अगर हम इनकम को इग्नोर कर देंगे तो फिर एक्सपेंडिचर तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बहुत ही कंड्यूसिव किया जाए, जोन्स बनाए जाएं, फैसिलिटीज़ दी जाएं और टैक्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर अगर आए भी तो उसे यही नहीं पता कि उसने कितने दरवाज़ों में जाके खटखटाना है। देयर शुड बी अ सिंगल डे ऑपरेशन। The main solution lies with industrialization. हमारे सामने चाइना की मिसाल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या? सर मुझे क्लोज करना है तारिक साहब, आपके इन 2 पॉइंट्स के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर आपने बिलखुसूस इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उसके अलावा हमारे नाज़रीन ने खुरम साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, वो अखराजात की कमी की बात करते हैं, और जैदी साहब ने और बुखारी साहब ने भी अपने पॉइंट्स तो सामने रखे हैं। नाज़रीन आप तमाम मेहमानों का, फरहान बुखारी साहब, शबर जैदी साहब, तारिक यूसुफ साहब और खुरम शहजाद साहब, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुआशी माहिरीन जब ये बात कहते हैं जो बुखारी साहब ने भी कही कि कितने साल मजीद गुजरेंगे कि हमसे यहाँ पर तजावीज़
तजावीज़ भी ली जाएंगी और बहुत बेहतरीन तजावीज़ पेश भी की जाती हैं। सरकारी सतह पर हर हुकूमत इंगेज करने की भी कोशिश करती है इन मुआशी माहिरीन के साथ जो इस मुल्क के मुआशी मामलात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन कोई फ़र्क सामने नहीं आता है। ये अब कल की बजट ट्रांसमिशन के अंदर भी हमारी गुफ्तगू इसके ऊपर जारी रहेगी कि क्या हम कोई एक पॉलिसी, एक दूररस पॉलिसी देखेंगे या नहीं देखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।